पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं सिटीजन टाइम्स 24। बिहार पंचायत चुनाव के कवरेज के दौरान हमने कई क्षेत्र से, कई जिला परिषद क्षेत्र से आपको कवरेज दिया और लोगों का रिव्यू भी दिखाया। मैंने कई ऐसे उम्मीदवार का आपको जो तीखी सवाल जवाब भी किया, आपको दिखाया कि किस तरह से जैसे कि उम्मीदवार क्या सोचते हैं और लोगों के पास जा रहे हैं तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमने क्षेत्र संख्या 9 में लगातार जो है सो कि लोगों के बीच में गया और वहाँ का जाना। मैंने पिछले वीडियो में आपको यहाँ की एक उम्मीदवार शमा परवीन से मिलवाया था। उनसे मैंने कई तरह के सवाल आपके सामने किया और कई तरह के आपने जाना कि किस तरह से वो क्षेत्र में जा रही हैं, तो क्या लोगों का रिव्यू आ रहा है, क्या लोग सोच रहे हैं और इनके सामने किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और सवाल जो हम लगातार जो क्षेत्र में घूम रहे हैं तो कई सवालें निकल के आ रही हैं, जैसा कि मैंने आप वीडियो में दिखाया उनके, तो इसके बाद लोगों का आ रहा है कि आपने इस तरह की सवालें नहीं की, इस तरह का क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, आप एक तरह का खबर बना रहे हैं। मैं सोचा कि क्यों न एक और मैं आपको वीडियो शमा परवीन के साथ दिखाऊं, क्योंकि कई जनता के सवाल आ रहे हैं, हमारे सवाल नहीं बल्कि लोगों के सवाल हैं कि आपने इस तरह का क्वेश्चन क्यों नहीं दिया, और कमेंट्स में भी कई तरह की बातें आ रही हैं। तो इसलिए हम आपको फिर एक बार मिलवाने जा रहे हैं शमा परवीन से। हम इनसे जानेंगे कि इतने दिनों से ये चुनाव में घूम रही हैं, अपने मत मांग रही हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है और कई तरह के सवाल जो लोगों के सामने निकल के आ रहे हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या इस पर वो सोचती हैं और क्या करती हैं। मैम स्वागत है आपका। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम मैं आपको दोबारा फिर डिस्टर्ब किया, चुनाव का समय है तो आप लोग का समय काफ़ी कीमती होता है, लेकिन मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ और मैं लगातार जनता से रिव्यू ले रहा हूँ। आपके क्षेत्र में मैं घूम रहा था। पिछले वीडियो में जो कुछ सवाल अधूरे रह गए थे, लोगों का कहना है कि आपने इस तरह के सवाल क्यों नहीं किए और इस मुद्दे पे ये क्या सोचती हैं, कई चीज़ें अधूरी रह गई थी, इसलिए मुझे आपसे मिलना ज़रूरी था कि आप इसके मुद्दे पे। सबसे पहले तो हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप जो लगातार कई दिनों से क्षेत्र में घूम रही हैं, आप महिला हैं और घरों में जा रही हैं, महिलाओं के पास जा रही हैं, हम जानना चाहेंगे कि कुछ दिनों से लगातार जो है सो कि इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है, आधी आबादी जो है वह अधूरी रह जाती है। अब क्या सोचती हैं, कैसा लग रहा है लोगों के बीच में जाकर, किस तरह की कमी रह गई है? सर, ये तो बड़ा कठिन सवाल है। महिलाओं के बारे में एक्चुअली उनका जो ओपिनियन है ये कोई सुन नहीं रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, क्योंकि वहाँ जब मैं गई, उनसे जब मैं मिली तो मुझे एक अपने लिए बड़ी उम्मीद नज़र आई, क्योंकि वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनका कहना है कि हम लोगों ने इनको वोट किया, उनको वोट किया, लेकिन वो हमसे फिर मिलने नहीं आए। ये एक बड़ा मुद्दा उनके मन में। दूसरा, जब कोई महिला प्रत्याशी खड़ी होती है, महिला प्रत्याशी जब आती है तो उनकी एक उम्मीद बनती है उनसे, जैसा कि उनकी बातों से मुझे लगा कि इस बार हमारी बातें आसान होंगी। उनको लगता है कि कई बार मुझे महिलाओं ने कहा कि जो तारा से कह तो उनका उस नानू कह पाए, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई लेडीज़ आती है हमारे बीच में तो मेरे लिए बहुत आसान होगा अपने दुख दर्द को कहना। उन्होंने ये तक कह दिया कि जो दो गो कहे कि वो तो 4 गो कह दे, और उनका से 2 गो सोच के जाते 1 गो कहो। लेकिन जब कोई वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है तो वो बहुत ही दुखी हैं, और चूँकि उनका दायरा सीमित है, घर के अंदर हैं वो, तो उनको बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि अगर कोई महिला को हम चुन के भेजते हैं तो हमारे बीच में रहें और हमारा काम आसान हो। बिल्कुल जो है सो कि सरकार को आरक्षण देना और महिलाओं को आगे लाने का मकसद ही यही है कि महिलाओं की समस्याओं को आगे लेवल पर ले जा करके और उसका सुधार किया जाए। एक आपसे जुड़ी हुई सवाल मैं जानना चाहता हूँ। पिछला बार भी मैंने आपसे बात किया था इस बारे में कि आप एक महिला हैं और किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब एक नई चीज़ भी इसमें आ रही है कि जैसे कि कुछ समुदाय के लोग, विशेष करके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मुस्लिम समुदाय से लोग हैं जो कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं, तो क्या सोचती हैं आप, उस अपने समुदाय से भी किसी तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है क्या? सर देखिए, हर समुदाय में कई तरह की चुनौतियाँ हैं महिलाओं के लिए। मैंने पिछली बार कहा था कि महिलाओं के लिए हमेशा चुनौतियाँ हैं। तो मैं समुदाय पे बात नहीं करूँगी, और इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि हम लोग अगर प्रश्न पे गौर करें तो फिर हम लोग अपने फोकस को बदल देंगे। मैं बस एक मैसेज छोड़ना चाहती हूँ हर समुदाय के लिए कि जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ हम देखते हैं उनकी कैपेबिलिटी, उनका स्किल देखते हैं कि अगर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, हो सकता है कि वो शराब भी पीता हो सकता है उसके पास पर्सनल बहुत सारी कमियाँ हों, लेकिन लोग उनको काउंटर नहीं करते। वहाँ लोग जाते हैं अपने काम के लिए कि कौन उनको मैक्सिमम बेनिफिट दे सकता है। बिल्कुल चुनाव ऐसा नहीं है सर कि अगर आप किसी भी प्रत्याशी को चुनते हैं तो आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि जिनको हम चुन रहे हैं वो हमारे क्षेत्र के लिए या जिस एरिया में हम उनको चुन रहे हैं उसके लिए उनका
क्या प्लान है, वो किस तरीके से कर पाएंगे, क्या उनकी कैपेबिलिटी है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात सर कि महिलाएं जब भी आती हैं इसमें, तो समाज का कई वर्ग एक ऐसा सवाल उठा लेता है कि लोगों का फोकस बदल जाता है। तो हम आपसे सिर्फ कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा हो सकता है या डाइवर्जन का एक तरीका हो सकता है। जैसे सपोज करें कि आज किसी भी वर्ग की लड़की, किसी भी समाज की महिला अगर IAS ऑफिसर बनती है, डॉक्टर बनती है, आप देखते होंगे सानिया मिर्ज़ा और मेरी कॉम, हर कल्चर की लड़कियाँ, मदर टेरेसा, जब ये लोग हायर लेवल पे जाती हैं तो कोई समाज उसके बारे में बुरी बातें नहीं करता है, उसकी क्वालिटी को अप्रिशिएट करता है। और मेरा भी अनुभव है कि मैं जब समाज में जा रही हूँ तो मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हर इंसान में कोई ना कोई छोटी बड़ी कमी तो होती ही है, हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये है कि अगर आप फोकस को चेंज करें तो हम एग्जैक्ट उस ऑब्जेक्ट पे रहेंगे जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम इस चुनाव में आए हैं। ये समाज की एक बड़ी इविल चीज़ है या कमी है कि हम लोग हमेशा एक रॉन्ग डायरेक्शन में बातों को करने लगते हैं और मेन मुद्दा से भटक जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि बहुत अच्छे लोग, बहुत जोशो खरोश वाले लोग नीचे चले जाते हैं, हार जाते हैं। और मैं सब लोगों से आपके इस मैसेज के जरिए विनती भी करूंगी कि मुझसे जुड़े हुए अगर कोई नेगेटिव सवाल आते हैं तो आप उसको माइंड ना करें। मैं तो बिल्कुल माइंड नहीं करती हूँ। और अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या मुझे कोई पेन होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है सर, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत प्लस पॉइंट है कि हर समुदाय के लोग मेरे लिए एक डिफरेंट नज़रिया रख रहे हैं। तो मैं इससे बहुत खुश हूँ, उनका बहुत अप्रिशिएशन है। और मुझे लगता है कि कई लोगों ने मुझे ये तक कह दिया कि हमें फ़क्र है कि आप हमारे समाज में जन्मी हैं, हमारे समाज, ये हमारा सौभाग्य है कि इस तरह की महिला और जो है वो हमारे क्षेत्र में जन्म ली है। आपके जैसी योग्य महिला इस क्षेत्र में नहीं है। जब मैं इस तरह की बातों को सुनती हूँ तो मुझे मेरी जिम्मेदारी का दुगना एहसास होने लगता है। और मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस बात के लिए, मुझे इस लायक समझा गया। बिल्कुल जो है सो कि इसमें जहाँ तक मैं जानता हूँ इनके बारे में कि कोई शक की गुंजाइश नहीं कि जो ये शिक्षा से जुड़ी हुई हैं और लगातार जो है लोगों के बीच में रहती हैं। एक सवाल और आता है, जो कई तरह के लोग कहते हैं कि आप पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी तो अब 5 साल कहाँ थी, अचानक चुनाव आया तो आगे आई, क्या सोचती हैं इस पर? सर देखिए, अगर कोई जो प्रत्याशी जीतता है कायदे से जवाबदेही उनकी होती है। तो हमारा हर वक्त एक करेक्ट सवाल होना चाहिए सर। जब हमारा सवाल ही गलत होगा तो हम हमेशा गलत जवाब की तरफ भागेंगे। मैं ये चाहती हूँ अपने ज़रिए कि लोगों के दिमाग में एक सही सवाल डालूं। जो जीत के जाते हैं सिर्फ उनकी लाइबिलिटी नहीं होती हर बार पब्लिक तक आने की, उनको भी वहाँ तक जाना चाहिए, उनसे सवाल पूछना चाहिए ताकि सबको एक बॉन्ड फील हो कि नहीं हम गलत मुद्दे पे समाज में आगे नहीं आ सकते। तो उनके लिए स्कोप बन जाता है। लोग चीट करते हैं, जैसे 5 साल तक लोग 10 बार गए, 20 बार गए और वहाँ जाकर के लोगों को मोटिवेट कर लेते हैं और जब उनका वोट मिल जाता है फिर वो नहीं आते। तो इसको तोड़ने का क्या तरीका है? इसका तोड़ने का सर मुझे एक ही तरीका नज़र आता है कि जीते हुए प्रत्याशी को बेइंतहा काम करने की ज़रूरत है और लोगों के भरोसे को जीतने की ज़रूरत है। लेकिन जो जो चुनाव जीती हैं, पिछली बार जो जिला परिषद जीती थी, उनसे भी लोगों को काफ़ी शिकायत है। और लोगों में खासकर महिलाओं का कहना है कि महिला ही तो जीती थी, औरतें जीती थी, हम लोग के लिए क्या की? आप पे कोई क्यों भरोसा करे? मेरे से सिर्फ भरोसा करने का बहुत सारा रीज़न है। एक तो कि मेरे कार्य क्षेत्र को अगर आप देखते हैं तो मैं स्कूल में रहती हूँ मेरे पास, और ये एक सोशल वर्क है। ऑलरेडी हम लोग बहुत समाज के बहुत सारे गांव से, तबके से जुड़े रहते हैं। तो एक तो मेरी अवेलेबिलिटी बहुत आसान है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं कोई बहू नहीं हूँ या एक ऐसी महिला नहीं हूँ जो हाउस वाइफ है। मैं ऑलरेडी एक वर्किंग वुमेन हूँ। मुझसे समाज का हर तबका पहले से ही जुड़ा हुआ है। लोग आते हैं, मिलते हैं, बैठने की एक जगह है जहाँ लोग सामने रूबरू होते हैं, मुझसे बात करते हैं हर मसले पे। तो एक ये आसान है। दूसरी चीज़ है मैं इस क्षेत्र की लड़की हूँ, तो एक जो रिश्ते का बॉन्ड है, जैसे आप प्रत्याशियों को देखते होंगे, मुझे महिलाओं ने कहा भी कि अगर हम उनके दरवाजे पे जाते हैं तो उनके ससुर आएंगे, उनके पति आएंगे, क्या हम अपने कैंडिडेट से डायरेक्टली मिल सकते हैं? तब बबनी तारा सामने की बड़ी उम्मीद बा। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि उनके पास भरोसा का पर्याप्त रीज़न है कि एक तो मैं उनकी लड़की हूँ, किसी की मैं बहन हूँ, किसी की मैं बेटी हूँ, कोई मेरी भाभी है, किसी की मैं मौसी हूँ। तो ये रिश्ता भी मुझे एक ऐसा ऑटोमेटिक जन जन्मांतर मुझे मिला अपने क्षेत्र के लिए कि लोग मेरा नाम भी लेके पुकारते हैं, ये बबुनिया कहाँ बढ़ी। तो ये शायद दूसरे प्रत्याशी के साथ नहीं है। मेरे साथ सर एक स्पेशल केस है कि लोग मुझ पर बहुत भरोसा कर रहे हैं और मुझ पर बहुत आसानी से पहुँच रहे हैं। आपको लग रहा है कि भरोसा आपका कामयाब होगा? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि जब मैं उनकी आंखों की चमक देखती हूँ तो मुझे लगता है हर तबके के लोग ऐसे जैसे आंख बिछाए बैठे हैं कि अच्छा बबली तो ही हो समा पर गई आ गई लोग, हाँ ठीक बा बबली ठीक बा। यानी लोगों के अंदर एक डिफरेंट टाइप का एक अट्रैक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ एक उम्मीद, उनकी आंखों में एक चमक है, बुजुर्गों की आंखों में एक चमक है, औरतों के एक चेहरे पर मुस्कान है कि हाँ इस बार हम आपको देंगे। तो ऐसे तो तकदीर की बात मैं नहीं बता सकती, लेकिन लोगों के भरोसा को देख के लग रहा है कि शायद इस बार मुझे मौका मिले। तो हम इस बार जीत का श्रेय किसको दें?
इस बार की सर जीत का श्रेय जो है सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी फैमिली को, गांव को और अपने कार्यकर्ता के साथ साथ उन तमाम लोगों को देना चाहेंगे जो मेरे स्कूल से जुड़े हुए हैं, शिक्षक, पेरेंट्स और बच्चे जो बहुत दिनों से हैं, 10 साल 20 साल, इनकी एक बड़ी भूमिका है। साथ साथ ये जो जनता है जो एक बदलाव चाहती है, एक यूथ है, ये जो औरतें हैं कम पढ़ी लिखी हैं सर, लेकिन इनके अंदर एक छटपटाहट है, जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर एक प्यार की लालसा है कि कोई हमारे दरवाजे से, हमारे पास कोई 2 मिनट बैठने वाला नहीं है। तो ये जो पूरा समाज है जो बदलाव की ओर आगे बढ़ना चाहता है, ये पूरी जीत का श्रेय जो है उनको दिया जाएगा और उनकी बड़ी मदद होगी अगर मैं इस सीट पे आती हूँ तो एक बार और हम जानना चाहते, पिछले वीडियो भी मैंने आपसे जाना था, एक बार और क्षेत्र की जनता जाने कि आप किस तरह की रेवोल्यूशन लाने वाली हैं, किस तरह के काम ज़्यादा करने वाली हैं। सर मैं फिर से इस इंटरव्यू में भी कहूँगी कि सबसे पहले जो ज़रूरत है जनता को ये बताने की इस सीट पे काम क्या होता है। हम लोग जैसे छोटे लेवल पे देखते हैं अगर वार्ड से और ये आपको मुखिया, तो इस लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव वर्क है ये पहले से ही सर होता आया है। 73rd अमेंडमेंट में जब ये पंचायती राज सिस्टम आया था उस वक्त से ही ये बॉडी काम कर रही है और ऊपर स्टेट बॉडी है हमारी जो प्लानिंग्स करती है। तो ये प्लानिंग बॉडी और ये जो नीचे की एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके बीच की ये जिला परिषद जो है खड़ी है। अगर हम अपने क्षेत्र की बारीक समस्याओं को वहाँ तक लेके जाते हैं प्लानिंग सेक्शन पे, तो वहाँ से हम बहुत अच्छी चीज़ों को लेकर के आएंगे और लोगों को हर सेक्टर में फ़ायदा देंगे। जैसे शिक्षा है, स्कूल के बारे में लोग कहते हैं हमको बबनी तो जितिया तो है जब हमारे स्कूल दिल्ली हो, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ भी एक बेचैनी है। नहर नाले की बात आप करते हैं, गांव में विजिट करती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि लोगों के घर के आगे पानी जमा हुआ है, कहीं नाली टूटा हुआ है। तो पहले अगर देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे तो एल सिस्टम यानी 90 डिग्री सिस्टम पे, जिसका जिक्र हम पिछली बार भी किए थे, 90 डिग्री सिस्टम पे सर नालियाँ बनी होती थी। अगर हम लोग फिर पीछे से जा करके इसको हम लोग देखते हैं तो वैसा अगर हम लोग कुछ सबके लिए लेकर के आते हैं तो ये जड़ से इस समस्याओं का निदान हम लोग ढूंढ सकते हैं और इस पर प्रयास कर सकते हैं। 2 चीज़ हो गई सर। तीसरी चीज़ है हमारा गार्बेज मैनेजमेंट। गली गली में आप देखें, नहर में, नाले में छोटा गड्ढा है, खेत है, वहाँ लोग अपने घर के गार्बेज को डिस्पोज करते हैं क्योंकि इसका कोई इंतज़ाम हमारे यहाँ नहीं है। जब पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है तो सारे कचरा और जो लोग उस पर डैम करते हैं उन सबों से जहरीली गैस निकलती है जो कि लोगों के स्वास्थ्य को बेहिसाब बर्बाद कर रही है और जिस पे किसी का फोकस नहीं है सर। हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं। पर्यावरण देखिए सर, मेरे अंदर एक है कि पर्यावरण में जो ग्रीनरीज है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसमें लोगों को कैसे कनेक्ट किया जाए। तीसरी चीज़ जो बहुत बड़ी चीज़ लैक हो रही है हमारी सोसाइटी में कि किसी पद का कोई भी आदमी हो, एक बहुत बड़ी हमारी ज़रूरत और जवाबदेही है कि हम लोगों के इकोनॉमिकल कंडीशन को, उनकी आर्थिक दशा को ऊपर अपलिफ्ट करें। तो इसके लिए देखते हैं कौन कौन सा सेक्शन है। जैसे हम लोगों के यहाँ अगर एक बेसिक आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा तबका खेती से जुड़ा हुआ है, तो कुछ इकोनॉमिकल क्लास की क्रॉपिंग ज़रूरी है। जैसे स्टेविया की खेती के बारे में हमने पिछली बार भी कहा था, वहाँ क्या है कि हम लोग किसी कंपनी से अपने क्रॉप को सेल कर सकते हैं। साथ साथ आप मुजफ्फरपुर की लीची की बात सुनते होंगे, उनको एक टैग मिला हुआ है, जीआई टैग वगैरह, और बहुत सारी जगहों पे देखते हैं। तो जब इतना बड़ा ये एरिया है हमारा, खेतिहर इलाका है, तो हम लोग भी किसी ऐसे खेती को प्रमोट कर सकते हैं जिसको हम जीआई टैग दे सकें, ताकि लोगों को जो है वो खेती के प्रति एक इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत राइज अप हो, वहाँ से उनकी आर्थिक दशा बदले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। दूसरी चीज़ महिलाओं की दिशा पे बात करते हैं। बहुत सारी महिलाएं हमारे यहाँ बेवा हैं, जहाँ पे सरकार की ऑलरेडी बेवा पेंशन है, लेकिन 400, 500, 600 रुपये से सर ऐसा नहीं लगता है कि किसी महिला का परिवार चल सकता है। तो उनके लिए पूरे समाज को एक डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि आखिर उनके आर्थिक दशा को हम कैसे सुधारें। उनके लिए भी कुछ न कुछ छोटे छोटे उद्योग लगाए जाने चाहिए जहाँ उनकी मदद हो सके, उनका अपलिफ्टमेंट हो सके इकोनॉमिकली। एक ये बात हो गई। इसके बाद सर आप देखें हम लोग पर्यटन में बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं। हमारे यहाँ देखिए पूरा यहाँ पर गंडक है, तो चारों तरफ नहर है, कहीं ना कहीं अगर हम एक अच्छे विजन से इसको देखें तो पर्यटन में कन्वर्जन कर सकते हैं। थावे मंदिर देखते हैं आप, कहाँ पूरे इंडिया से लोग हमसे पूछते हैं कि अच्छा वहीं से हैं, वहीं थावे मंदिर है। तो मुझे लगता है कि अगर इसका एलोबोरेशन करें, इस पर और भी चीज़ें करें, खूबसूरत करें, ब्यूटिफिकेशन करें, लोगों के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, और इसको प्रमोशन करें, जैसे कि बाहर में आप टूर एंड ट्रैवल को देखते होंगे, तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। हमारे स्टेट को जो है अच्छी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, खासतौर पर हमारे गोपालगंज में जो है इसका बहुत ग्रोथ होगा। फिर हथुआ महाराज का नाम बहुत फेमस है, वहाँ मंदिर को भी घूमने लोकल लोग जाते हैं। इन सबों का अगर हम लोग प्रमोशन करते हैं तो यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग पर्यटन में बदल सकते हैं और हमारा जो आर्थिक दशा है वो बदलेगा, उसको ऊपर अपलिफ्ट किया जा सकता है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह की चाह सर देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे हमने पहले बताया कि जो कचरे का जो मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट, एक ये बहुत बड़ा
उनके लिए हेल्थ होगा, हेल्थ के लिए उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। साथ साथ आप देखें कि बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर के पास जा ही नहीं पाते हैं, जो प्राइमरी क्लिनिक्स की, जैसे आप दिल्ली का एक मॉडल देखते हैं, लोग चाहते हैं कि मोहल्ला एक क्लिनिक हो। कई जगह लोगों ने मुझसे कहा कि बबनी तू जीती है तो हई करिए, तू जीती है तो हो करिए। तो वहाँ से भी चीज़ें सब निकल के आती हैं कि वहाँ भी उन चीज़ों की बेहद ज़रूरत है। और मेरा प्रयास रहेगा अगर मैं आती हूँ कि मतलब चौतरफा विकास हो, कोई एक फिक्स नहीं हो जाए कि सिर्फ रोड बने, नाला बने, चौतरफा विकास हो, जो हमारे समाज की वाकई बारी की ज़रूरत हो वहाँ पे सर काम हो हमारे ज़रिए। और जो आप जैसे कि आपने बताया कि किस क्षेत्र में ज़्यादा काम करना चाह रही हैं और जो आपने अपना विज़न बताया, लेकिन इनको कैसे कर पाएंगी? अगर किस मान के चलिए आप अगर जिला परिषद बनती हैं, अगर आपके स्तर से नहीं होता है तो फिर इसके लिए क्या करेंगी? सर देखिए, ये बात मुझे पर्सनली इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे समाज की एक बड़ी समस्या है। इसको हम प्लानिंग बॉडी तक लेके जाने की ज़रूरत है। हमें अपनी आवाज़ वहाँ उठानी है। इसीलिए तो सर जिला परिषद में जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा समझदार होना, एजुकेटेड होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग प्लानिंग लेवल पे काम करना है। अगर हम अपने प्रोजेक्ट को वहाँ ले जाके रखते हैं, हम उस पे अगर प्रोजेक्शन तैयार करते हैं, उस प्रोजेक्ट को वहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मेरा अपना विश्वास है कि हम वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के आएँगे और एग्जीक्यूटिव लेवल पे उस पे काम होगा। जैसे सर देखिए उजाला योजना है, इसके तहत जहाँ तहाँ जो है वो लाइट लगाई गई, लेकिन आज आप उसकी दशा देखेंगे तो सारी लाइट्स बंद हैं। तो किसी इन्वेस्टमेंट को कर दिया जाए और उसको मेंटेन ना किया जाए तो फिर उसका बेनिफिट नहीं है। कहीं ना कहीं मेंटेनेंस भी सर बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं इसको ऊपर तक अपनी बातों को रखूँगी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में रखा जाएगा और काम होगा, और मैं सरकार का जो नज़रिया यहाँ तक खींच कर लेकर के आने के लिए मैं अपने आप को तैयार समझ रही हूँ। ये थी शमा परवीन, क्षेत्र संख्या 9 से प्रत्याशी हैं। आपने देखा इनके विजन बिल्कुल जो है सो कि स्पष्ट तौर पे इन्होंने बताया कि किस तरह से क्षेत्र का विकास किया जा सकता है, और जहां लोगों की नज़र नहीं पहुंच पाती है वहां उन चीज़ों को इन्होंने अपनी प्राथमिकता में रखा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव जीतते हैं और जाते हैं लेकिन कई काम नहीं हो पाता है, लेकिन जो इनका विजन है, जो इनका काम करने का तरीका है, वाकई एक अलग तरह का है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।